देखिए, ब्रांच अकाउंट का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। काफी बड़ा चैप्टर है और एक साथ संभाल लेंगे कि 1 घंटे में हम इसको ऐसा कुछ रिवाइज करते हैं कि आपके माइंड में ऐसा आए कि हाँ भाई हमें कुछ आता है। रिवीजन का फायदा तभी होता है जब ऑलरेडी आप इसे कर चुके। आप पहली बार इसे देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होने, है ना। तो हमारे को पता है कि जो ब्रांच है वो इंडिया के अंदर सेम कंट्री है, हेड ऑफिस और ब्रांच, तो उसे इनलैंड ब्रांच बोल रहे थे। और इन केस हेड ऑफिस और ब्रांच की कंट्री अलग अलग है तो उसको हम फॉरेन ब्रांच बोल देते। अगर इनलैंड ब्रांच है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ब्रांच। अगर फॉरेन ब्रांच होगी तो इंडिपेंडेंट ही होगी। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो फर्क है वो ये नहीं है कि डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंड ना हो। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर ब्रांच अपने प्रॉफिट वगैरह को देखने के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, तो उसे डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। और अगर ब्रांच की अकाउंटिंग ब्रांच खुद करता है, ट्रायल बैलेंस खुद बनाता है, तो उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब कि ब्रांच कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन करता। तो डिपेंडेंट ब्रांच में हम 4 मेथड पढ़ते हैं: डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, कॉस्ट प्राइस, फाइनल अकाउंट सिस्टम होलसेल प्राइस एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सबसे पहले डेटर सिस्टम या डेटर मेथड। डेटर सिस्टम में हम लोग ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ पर ब्रांच डबल रोल प्ले करता है। यहाँ पर ब्रांच डेटर भी है और ब्रांच एक नॉमिनल अकाउंट भी है, क्योंकि वहां से हमें प्रॉफिट का भी पता चलता है। ये कंप्लीट सेट मेंटेन नहीं करते हैं इसमें हम। इसमें हेड ऑफिस केवल वही ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन केवल और केवल ब्रांच की अपनी ट्रांजैक्शन है, जैसे ब्रांच ने माल बेचा, ब्रांच ने कोई खर्चा किया, ब्रांच के पास कोई माल वापस आया, ब्रांच को डेटर से पैसा मिला, कुछ बेड डेट्स हुए, ये सारी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस अपने यहाँ मेंटेन नहीं करता। ये थोड़ा सा कंसाइनमेंट जैसा भी है डेटर सिस्टम, थोड़ा सा, पूरा 100% नहीं। तो सबसे पहले हेड ऑफिस माल भेजेगा ब्रांच को, तो जैसे हमने राम को माल बेचा, राम डेबिट टू सेल, ऐसे ही हमने ब्रांच को माल भेजा तो ब्रांच डेबिट, क्योंकि ब्रांच डेटर सिस्टम है तो डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ब्रांच डेबिट टू सेल नहीं है, माल भेजा, इसलिए टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा है तो कम से कम अकाउंट मेंटेन करेगा, माल वापस आएगा तो इसी की रिवर्स एंट्री बना देगा, ये नहीं लिखेगा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्योंकि एक अकाउंट को कम करना है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को ही डेबिट कर देगा, रिवर्स एंट्री बना। हेड ऑफिस ने ब्रांच के कोई खर्चे किए तो हेड ऑफिस तो ये सोचेगा कि मैंने ब्रांच को पैसा दे दिया, ब्रांच मेरा डेटर है, तो ब्रांच डेबिट। या हम कह सकते हैं ब्रांच डेबिट टू बैंक, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रांच अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का भी अकाउंट है, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट मेंटेन कर रहा है और लिमिटेड शॉर्टकट अकाउंटिंग कर रहा है, तो सभी नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंसेस इनकम के लिए भी ब्रांच अकाउंट का यूज होगा। तो ब्रांच के एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस की जगह ब्रांच, क्योंकि हम सैलरी डेबिट लिखे, सैलरी को P&L में ट्रांसफर करें, ऐसे ही हम ब्रांच एक्सपेंसेस लिखे, ब्रांच एक्सपेंसेस को ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करें। इससे अच्छा सीधा ही एक्सपेंसेस इनकम के लिए हम ब्रांच को डेबिट या क्रेडिट कर देते। अगर हमने ब्रांच को कैश भेजा है तो डेटर की तरह ट्रीट करेंगे, ब्रांच डेबिट टू कैश या बैंक। जो ट्रांजैक्शन ब्रांच के यहाँ हो रही है जिसका हेड ऑफिस से रिलेशन नहीं है, उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। अगर ब्रांच हमारे कहने पे किसी और ब्रांच को माल देता है, जैसे हमने ए ब्रांच से कहा
कि आप बी ब्रांच को माल भेज दो, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ए ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस किया है और हेड ऑफिस ने बी को माल भेजा है, ऐसा एज्यूम किया जाएगा। तो अगर हमने अपनी ब्रांच से कहा है किसी और ब्रांच को माल भेज दीजिए, तो हम ये एज्यूम करेंगे इसने माल वापस किया है और माल वापस करने की एंट्री हम बना देंगे। ब्रांच से पैसा मिलेगा हमें, तो ब्रांच से पैसा मिलेगा अगर क्वेश्चन में कह रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि कितना पैसा ब्रांच ने हमें भेजा है। नहीं बता रखा तो हम एज्यूम करते हैं जो भी पैसा ब्रांच के पास आया उसने हमें भेज दिया, जैसे कैश सेल से पैसा आया, डेटर से पैसा मिला, वो सारा पैसा, और कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिला तो भी। अगर माल हेड ऑफिस को ब्रांच डेटर्स ने डायरेक्टली वापस किया है, तो यहाँ पर भी हम यही एज्यूम करेंगे कि ब्रांच डेटर्स ने हेड ऑफिस को माल वापस नहीं किया, सीधा पहले ब्रांच को वापस किया फिर हेड ऑफिस। अब ब्रांच ने जब ब्रांच डेटर्स ने जब ब्रांच को माल वापस किया तो सेलिंग प्राइस पे वापस होगा, लेकिन इसकी एंट्री नहीं बनती। मेमोरेंडम रिकॉर्ड बनाता है ब्रांच, उसमें एंट्री हो जाती है, लेकिन एज सच यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। और जब ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करेगा तो इनवॉइस प्राइस पर वापस होगा। मान लिया 1000 रुपए का इनवॉइस प्राइस था, 1200 रुपए का सेलिंग प्राइस था, तो जब 1200 रुपए का माल वापस हुआ डेटर से ब्रांच को, तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड जो स्टॉक और डेटर है उसमें तो आ जाएगा 1200 रुपए, डेटर में तो 1200 आ जाएगा। मेमोरेंडम स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन होता है, तो वो 1000 रुपए से। गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है रास्ते में हेड ऑफिस ने माल भेजा, ईयर एंड पे अभी तक ब्रांच को मिला नहीं, तो गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, क्योंकि वो रास्ते में है। गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस ईयर एंड में ट्रेडिंग या परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और ईयर एंड में क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट नहीं है ब्रांच के पास, जो भी असेट्स लाइबिलिटीज हैं ईयर एंड में वो हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं है। जैसे ब्रांच के पास कुछ कैश बचा हुआ है, ब्रांच के पास स्टॉक बचा हुआ है, वो सब हमारे पास है नहीं, तो हेड ऑफिस अपनी बैलेंस शीट में लिखने के लिए इन सब क्लोजिंग असेट्स को अपने पास मंगाएगा। ऐसा एज्यूम करते हुए हम एंट्री बनाएंगे, ब्रांच एसेट डेबिट टू ब्रांच। ऐसे ही लाइबिलिटी भी हम मंगाएंगे, तो लाइबिलिटी के लिए ब्रांच डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटी, और अगले दिन वापस कर देंगे। तो ओपनिंग इस साल के शुरुआत में पिछले साल वाली भी हम ट्रांसफर करेंगे, तो ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की भी एंट्री बनाई जाएंगी, जो हमारी एंट्री हो जाएगी ओपनिंग एसेट को ट्रांसफर करने की ब्रांच टू ब्रांच एसेट एंड ब्रांच लाइबिलिटी टू ब्रांच। फिर ईयर एंड में हम प्रॉफिट निकाल लेंगे ब्रांच अकाउंट। ये हमारा एजम्पशन ये था कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब कि कोई लोडिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर जो हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनता है कि हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये ओपनिंग असेट्स होती हैं, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई असेट है फर्नीचर वगैरह, तो वो सारी चीजों के ओपनिंग बैलेंस हम लिख देते हैं। ऐसी कोई ओपनिंग लाइबिलिटी है तो वो भी हम लिख लेते हैं। जनरली होती नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई छोटे मोटे क्रेडिटर्स हैं, तो उनका अमाउंट आ जाता है। फिर जनरली हम जब माल भेजते हैं तो ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच एंट्री बन जाती है, रिटर्न आने पर यहाँ पर रिवर्स एंट्री हो जाती है। और एक्सपेंसेस के लिए जब ये पेमेंट करते हैं तो ब्रांच डेबिट टू बैंक नाम से आ जाता है। जो ब्रांच वापस करता है पैसा बाय बैंक, जनरली कैश सेल का पैसा, कैश सेल की एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश सेल और डेटर से जो पैसा मिलता है उसकी एंट्री होती है पैसा वापस भेजने की। ईयर एंड में हम बैलेंस लिख देते हैं, और इसमें वही सब जो ओपनिंग है, कैश, पेटी कैश होता है जनरली ये, क्योंकि कैश तो सब वापस ही भेज देता है। पेटी कैश, डेटर्स, स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट भी होता है, वो भी हम लिख देते हैं कई बार अगर गुड्स इन ट्रांजिट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर है, इन सबके क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेस करके। एक्सेप्शनल केस में अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी नहीं है, बस सीधा डेप्रिसिएशन दिया है, तो हम डेबिट में खर्चे के रूप में लिख देंगे। वो एक्सेप्शनल केस एक आध क्वेश्चन था जिसमें केवल डेप्रिसिएशन ही दिया हुआ था।
क्लोजिंग गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग गुड्स इन ट्रांजिट है तो ओपनिंग में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, लिखा है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, जैसे ही वर्ड लिखा हो गुड्स सेंड टू ब्रांच की जगह गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो हमें ध्यान से देखना है कहीं गुड्स इन ट्रांजिट तो नहीं है। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है एंड में और लिखा गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 15,000 और गुड्स इन ट्रांजिट एंड में 2,000, तो इसका मतलब भेजा क्या होगा 17,000। ठीक है, लेकिन अगर गुड्स इन ट्रांजिट बिगिनिंग में है, साल के शुरू में, मतलब पिछले साल के एंड में गुड्स इन ट्रांजिट था, और यहाँ पर लिखा है कि गुड्स रिसीव्ड हुआ ब्रांच को 15, तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने 13,000 भेजा होगा, क्योंकि पिछले साल का 2,000 जो रास्ते में था वो भी मिला है, तो इस साल 13 भेजा। तो ये बहुत ही कम होता है, कहीं एक आध क्वेश्चन आ जाए बाई चांस जहां पर ओपनिंग गुड्स इन ट्रांजिट है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्रांच अकाउंट होता है। अब यहीं अगर लोडिंग हो जाए, इनवॉइस प्राइस अगर हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो जितना इनवॉइस प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है उसे हम बोल देते हैं लोडिंग उसमें ऐड हो रखी है। तो हमें स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग करनी पड़ती है यहाँ बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से। गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग करनी पड़ती है यहाँ बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक को गुड्स इन ट्रांजिट की लोडिंग करनी पड़ती है हमें टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। और अगर कोई गुड्स रिटर्न है, गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया है, तो उसकी लोडिंग भी डेबिट साइड में हो जाती है। तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच की, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की, क्लोजिंग स्टॉक की और क्लोजिंग गुड्स इन ट्रांजिट, इन सब की हमें लोडिंग करनी होती। तो ये था डेटर सिस्टम। इसमें कई बार हमें क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दे रखे होते हैं किसी चीज के, तो हमें उस सिचुएशन में मेमोरेंडम, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स अकाउंट वगैरह बनाने पड़ सकते हैं। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट हमें तब बनाना होगा जब हमें या तो ये नहीं बताया कि क्लोजिंग डेटर कितने हैं, या ये नहीं बताया कि डेटर से कितना पैसा मिला है। तो हमें क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का पता लगाने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ये सेलिंग प्राइस पे बनता है, और जब भी मेमोरेंडम रिकॉर्ड हम बनाते हैं तो हम अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम लोग ब्रांच है इन प्लेस ऑफ हेड ऑफिस। इससे पहले वाली सारी एंट्री बनाते हुए हम अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम लोग हेड ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम लोग कौन है, ब्रांच है। और हम लोग अगर ब्रांच है तो हम ब्रांच के हिसाब से सोचते हैं कि हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो डेटर्स डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है, जब बढ़ता है डेबिट होता है, क्रेडिट सेल करने पर बढ़ता है। कम कब होता है, क्रेडिट कब होता है, जब उनसे कैश मिलेगा, उनसे हमें सेल्स रिटर्न होगा, बैड डेट्स होगा, डिस्काउंट होगा ना, चेक मिलेगा, बीआर मिलेगा, तो वो कम हो जाएगा। तो इन सारी सिचुएशन में हमें अकाउंट बनाकर पता लगाना होता है। हमें कई बार ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा स्टॉक, और कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक कब बढ़ेगा, जब ब्रांच के हिसाब से सोचोगे तो सेल्स रिटर्न आएगा और हेड ऑफिस से पैसा माल आएगा। हेड ऑफिस से माल तो इनवॉइस प्राइस पे ही दिया होगा, कॉस्ट प्राइस पे दिया तो लोडिंग ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे लिख लेंगे। लेकिन जो इनवॉइस प्राइस अगर सेल के इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सेलिंग प्राइस अलग होगा, इनवॉइस प्राइस अलग होगा। तो याद रखिए सेल्स रिटर्न जो होगी वो हमको इनवॉइस प्राइस पर ही लिखनी होगी, और सेल भी इनवॉइस पर ही लिखनी होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद में जनरली यहाँ पर नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो ब्रांच अकाउंट में तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखते हैं, लेकिन
ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं और कई बार ये बैलेंसिंग फिगर भी आता है, क्वेश्चन में नहीं बताया होता और हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर होता है। इवन तो इसका यूज नहीं है ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जाता है। तो ज्यादातर तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ही काम आता है, तो वो लिखना है और लोडिंग करनी होती है। कभी कभी गुड्स सेंड टू ब्रांच भी नहीं दिया तो वो हमें पता लगाने की जरूरत पड़ सकती है। पेटी कैश अकाउंट भी हम कभी कभी बना लेते हैं जब हमें नहीं दे रखा होता कि क्या है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो था डेटर सिस्टम। अब डेटर सिस्टम के बाद में जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट मेथड, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि ब्रांच अकाउंट के साथ साथ हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है। लेकिन जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पी&एल, ये बनता तो नॉर्मल है जैसा हम 11th क्लास में बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे हम माल नहीं लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। इट मींस अगर हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ 10,000 लिख रहे हैं और उसका स्टॉक रिजर्व 2,000 है तो यहाँ लिख रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में जब हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे तो 8,000 लिखेंगे। तो यहाँ फर्क ये है कि ब्रांच में लोडिंग रिवर्स साइड में करते हैं, यहाँ लोडिंग माइनस करके ही अमाउंट। ऐसे ही गुड्स सेंट है 40,000 और इसकी लोडिंग गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से ही 8,000 है, तो यहाँ पर हम 32,000 रुपए लिखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर गुड्स सेंट रिटर्न वाला क्रेडिट में उसकी लोडिंग डेबिट में होती है, वो इसमें से लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न की तरह, लेकिन वो भी कॉस्ट पे। तभी तो प्रॉफिट आएगा। सेल्स सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे लिखेंगे, हमेशा कॉस्ट पर होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और कोई गुड्स इन ट्रांसिट है वो लिखेंगे और हमारा बैलेंसिंग फिगर जीपी आ जाएगा। फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो लिखेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें ब्रांच, ज्यादातर इन क्वेश्चंस में ब्रांच अकाउंट भी पूछा जाता है और ब्रांच ट्रेडिंग पी&एल भी। दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ही अलग तरीके से दोनों बनते हैं। जैसे ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बना, कई बार क्या होता है ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमें क्लोजिंग मेमोरेंडम रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा सेट होता है कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमें मेमोरेंडम रिकॉर्ड नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमें ट्रेडिंग पी&एल बनाने के लिए हो सकता है जरूरत पड़े, क्योंकि ट्रेडिंग पी&एल के लिए अलग चीजों का यूज होता है, ब्रांच के लिए अलग। जैसे सेल्स, क्रेडिट सेल, कैश सेल, ये सारी चीजें ब्रांच अकाउंट में यूज में नहीं आती, लेकिन ट्रेडिंग पी&एल में आती है। मान लिया क्रेडिट सेल नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। लेकिन अगर हमें ट्रेडिंग पी&एल बनाना है तो हो सकता है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़े और वहां से हमें क्रेडिट सेल का पता लगाना, क्योंकि बिना क्रेडिट सेल के हम ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट नहीं बना पाए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होलसेल प्राइस पर जब हम माल भेजते हैं, जिसे हम होलसेल ब्रांच भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर सिचुएशन में क्या रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है वो 100 है और ये अपने होलसेलर या रिटेलर को 160 में माल देता है, और कोई कस्टमर सीधा आ जाए इनके पास तो ये 100 में दे देता है। ऐसे ही हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को 160 रुपए में माल देता है और ब्रांच आगे कस्टमर को 200 रुपए में बेचती है। अब यहाँ पिछले मेथड और इस मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो क्या है बेसिक डिफरेंस? देखिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है डेटर सिस्टम या फाइनल अकाउंट सिस्टम का, उसमें हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 है, इनवॉइस प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस 200 है, मान लिया ये सिचुएशन। तो जब हम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं
तो यहाँ हम लिखते हैं स्टॉक 100, गुड्स जो आया हेड ऑफिस से 100, सेल्स 200, और जो प्रॉफिट है वो 100 का निकल कर आता है। इट मीन्स हेड ऑफिस ने 100 की कॉस्ट पर जो माल भेजा था 160 पे, लेकिन ब्रांच ने वो 160 इनवॉइस प्राइस वाला माल 200 में बेचा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम 100 रुपीज का ब्रांच का एज्यूम करते। लेकिन होलसेल ब्रांच में ऐसा नहीं होता है। रीजन बीइंग हेड ऑफिस 100 वाला माल 160 में होलसेलर को तो ऑलरेडी दे ही रहा है, तो उसका माल 100 का 160 में तो बिक ही रहा है। वो होलसेलर आगे कस्टमर को 200 में बेचते हैं, तो जो 160 वाला माल 200 में बिकता है आगे जाकर, वो 40 रुपए का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा कमाने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच खोली है। तो जब यहां पर ये सिचुएशन होगी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 वाला माल 160 में दिया है और ब्रांच ने कस्टमर को 200 में बेचा है, तो यहाँ पर जब हम ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम स्टॉक, गुड्स सब 160 में लिखेंगे, सेलिंग प्राइस 200 में, और यहाँ प्रॉफिट 40 रुपए का आएगा ब्रांच का। और हेड ऑफिस जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो यहाँ पर कॉस्ट 100 लिखेगा और गुड्स सेंट 160 लिखकर प्रॉफिट 60 रुपए का यहाँ। तो जो यहाँ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 40 रुपए ब्रांच के प्रॉफिट में आएंगे और 60 रुपए हेड ऑफिस के प्रॉफिट में आएंगे। जबकि पिछले मेथड ब्रांच डेटर सिस्टम और जो फाइनल अकाउंट सिस्टम था, वहां पर हेड ऑफिस जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा अपना तो वो कॉस्ट 100 लिखेगा और गुड्स सेंट ही 100 लिखेगा, तो इसका कोई प्रॉफिट हेड ऑफिस के पास में नहीं आए। तो हेड ऑफिस पहले पूरा पूरा प्रॉफिट ब्रांच का मानता था, लेकिन होलसेल मेथड में ऐसा नहीं करता है। होलसेल मेथड में हेड ऑफिस केवल 40 रुपए का ही प्रॉफिट ब्रांच का मानता है, 60 रुपए का अपना, क्योंकि वो होलसेलर को देकर 60 रुपए कमा रहा है। तो वो ये सोचेगा कि मैं ब्रांच नहीं खोलूंगा तो भी मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट तो होने वाला है ही। यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो स्टॉक है ब्रांच का 160 में है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, जबकि ये 100 में होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर वैल्यू होता है। तो यहाँ स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हेड ऑफिस अपना जब जनरल P&L बनाएगा तो यहाँ स्टॉक रिजर्व बनाएगा क्लोजिंग स्टॉक पर और स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है उस पर 60-60 रुपए की स्टॉक रिजर्व इसे बनानी पड़ेगी। तो ये फर्क है होलसेल ब्रांच मेथड और नॉर्मल मेथड कि जब होलसेल मेथड होता है तो हेड ऑफिस ब्रांच ट्रेडिंग को इनवॉइस प्राइस पर कॉस्ट मानकर ही बनाता है, और क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखा है विच इज मोर देन कॉस्ट, तो उसकी स्टॉक रिजर्व बनानी, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में स्टॉक रिजर्व बनाए। तो इसके क्वेश्चंस होते हैं हमारे, बहुत मुश्किल नहीं होते। मेन इन क्वेश्चंस में एक ही काम करना होता है हम लोगों को कि हमें स्टॉक कैलकुलेट करना होता है। जैसे हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना, तो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए वाले प्राइस पर है, परचेजेस हेड ऑफिस की 100 रुपए वाले प्राइस पर है, लेकिन जो इन्होंने होलसेलर को दिया 160 वाले प्राइस पर दिया, तो 160 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लिया। जो इन्होंने ब्रांच को दिया वो भी 160 वाले प्राइस पर दिया, तो उसे भी 100 पे कन्वर्ट कर दिया। जो सीधा कस्टमर को बेचा वो 200 वाले प्राइस पर बेचा, तो उसे 100 वाले प्राइस पर कन्वर्ट करके हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला। जनरली इन क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता है, ना हेड ऑफिस का ना ब्रांच का। जब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो वो 160 वाले प्राइस पे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक 160, माल मिला 160, जो सेल हुई वो 200 की हुई, उसे 160 पे कन्वर्ट करेंगे और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया ब्रांच का 160 के प्राइस पर आया, ओपनिंग स्टॉक 160 के प्राइस पर आया, तो इसकी लोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखो लोडिंग कर रखी है, ये 3200 ओपनिंग है तो इसकी लोडिंग ब्रांच
कि स्टॉक की लोडिंग हेड ऑफिस ने अपने ट्रेडिंग P&L में कर रखी है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है की भी लोडिंग हेड ऑफिस ने अपने P&L में कर रखी है। तो हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग P&L में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने जो माल दिया था इनवॉइस प्राइस पे वो कॉस्ट से ज्यादा था, और ब्रांच का स्टॉक उसी प्राइस पर लिखा है। अब इस प्राइस पे हम बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते स्टॉक को, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। इसके बाद हमारा आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एक कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग होता है। यहाँ पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं। जैसे डेटर सिस्टम में हमने बात की थी कि जो ब्रांच और हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शन है केवल उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, जो ब्रांच की अपनी ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की जगह, ब्रांच नाम कभी भी नहीं आएगा इस मेथड में, ब्रांच की जगह ब्रांच डेटर्स, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये सब आते हैं। इसमें हम 3 पार्ट में बोल सकते हैं कि कॉस्ट पे माल दिया जाए, सेलिंग प्राइस पर दिया जाए, या कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज पे दिया जाए। तो इनवॉइस प्राइस मोर देन कॉस्ट है, लेकिन लेस देन सेलिंग प्राइस। तो पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस पर माल दिया जाए तो क्या होगा। रेयर होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं आए, लेकिन बेस बनाने के लिए जरूरी होता है कि हमें पता चल जाए क्या है। तो जब हम माल भेजेंगे तो ब्रांच, नॉर्मली हम क्या एंट्री बनाते थे, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड डेटर सिस्टम में। तो ब्रांच तो यूज नहीं करेंगे, तो माल क्या है ब्रांच के स्टॉक में, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स है। ब्रांच के एक्सपेंस करें हेड ऑफिस ने, तो ब्रांच के एक्सपेंस करने पे पहले हम एंट्री बनाते थे ब्रांच डेबिट टू बैंक, अब ब्रांच एक्सपेंस टू बैंक। हमने कैश भेजा है पहले, तो हम बनाते थे ब्रांच डेबिट टू कैश या बैंक, अब बनाएंगे ब्रांच कैश टू बैंक। कैश सेल करी ब्रांच ने, पहले कोई एंट्री नहीं बनाते थे, अब बनाएंगे ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अब ये क्यों बनाएंगे और पहले क्यों नहीं बनाते थे? असल में क्या है कि पहले हमें कायदे से ये वाला मेथड सीखना चाहिए, बाद में डेटर सिस्टम। तो अगर हम पहले ये मेथड सीखे होते और हमने कहा होता कि माल बेचने की क्या एंट्री है, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, फिर मैं डेटर सिस्टम अगर आपको पढ़ाता तो मैं कहता कि जहां पर भी ब्रांच कैश ब्रांच स्टॉक कुछ भी नाम आ रहा है उन सबकी जगह ब्रांच कर दो। तो आप इस एंट्री को बनाते, इस एंट्री में लिखते ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक की जगह ब्रांच डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच डेबिट टू ब्रांच मतलब नो एंट्री। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्योंकि ब्रांच ब्रांच दोनों डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम डेटर सिस्टम में कोई एंट्री नहीं बनाते, यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती। तो यहाँ लॉजिकली सारी एंट्री बनेगी। क्रेडिट सेल है तो डेटर डेबिट टू सेल होती है, तो यहाँ ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि माल कम हो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट पर आया माल और सेल प्राइस पे गया, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ काम करेगा, स्टॉक अकाउंट से जीपी निकलेगा। माल वापस हुआ तो ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस किया ब्रांच ने, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट गुड्स एंड डेबिट। सेल्स रिटर्न हुई है ब्रांच में, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक डेबिट और डेटर कम हो जाएंगे टू ब्रांच डेटर। तो नॉर्मल एंट्रीज बनानी है हमें। एक्सपेंसेस करे ब्रांच ने, तो ब्रांच का एक्सपेंस बढ़ गया, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच कैश। बैड डेट्स हुए, अगेन ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच के डेटर्स कम हो गए। ब्रांच एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, या एक्सपेंसेस का नाम भी लिख सकते हैं, जिसे बाद में हम बाद में P&L अकाउंट में हम ट्रांसफर करें। डेटर से पैसा मिला तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। तो ये एक नॉर्मल एंट्रीज हैं जो हम बनाते चले जाएंगे। मान लिया ब्रांच ने हेड ऑफिस के क्रेडिटर की पेमेंट करी, तो हेड ऑफिस के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू ब्रांच कैश। मान लिया ब्रांच के डेटर से हेड ऑफिस को पैसा मिला, तो कैश या बैंक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। तो हमें कोई भी एंट्री आ सकती है। डेप्रीशिएशन लगना है, अब डेप्रीशिएशन लगना है
तो ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच की एसेट कम हो रही है तो टू ब्रांच एसेट। एबनॉर्मल लॉस होगा तो ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर होगा, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच स्टॉक। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि स्टॉक अकाउंट से ही जीपी निकलेगा, इसीलिए हम नहीं बनाएंगे। तो हम वहां लिखेंगे नहीं तो माल अपने आप कम होगा, प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, अगर हेड ऑफिस को मिलेगा तो बैंक डेबिट टू ब्रांच पी एंड एल, ब्रांच को मिलेगा तो ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच पी एंड एल। तो ये देखेंगे किसे मिला है, नहीं पता चल रहा है तो नोट डाल के एज्यूम कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा जीपी ब्रांच स्टॉक से आ रहा है इस मेथड में, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो उसकी एंट्री है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, तो ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री बन जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम ब्रांच स्टॉक कर रहा है, वहां से जीपी निकल रहा है, तो जीपी पी एंड एल में ट्रांसफर होता है, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच पी एंड एल, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग का काम कर रहा है, डेबिट में जीपी आएगा और पी एंड एल के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस हमेशा की तरह ट्रेडिंग या परचेजेस में ट्रांसफर कर देगा हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग पी एंड एल में, ट्रेडिंग या परचेजेस में। और जो कैश मिलेगा हेड ऑफिस को ब्रांच से, तो वो अपना कैश बैंक डेबिट कर देगा, ब्रांच का कैश कम कर देगा। और जो फाइनली नेट प्रॉफिट आएगा ब्रांच पी एंड एल से जनरल पी एंड एल में या हेड ऑफिस पी एंड एल या नॉर्मल पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। अब ब्रांच पी एंड एल टू पी एंड एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पी एंड एल है वो तो हेड ऑफिस का ही है, क्योंकि हम हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ अकाउंट जो बनते हैं वो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट और ब्रांच कैश अकाउंट, जो जनरली हम बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो ये कि हम इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल रखें। तो जो 100 का माल 120 में बेचना है तो 120 ही इनवॉइस प्राइस है, 120 ही सेलिंग प्राइस। और क्योंकि हम ब्रांच स्टॉक सेलिंग इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करते हैं और इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो सारी चीजें इक्वल आ जाएंगी ब्रांच स्टॉक। तो यहाँ से तो कोई सेंस नहीं है कि जीपी निकले, तो जीपी निकालने के लिए हम एक अलग अकाउंट यहाँ बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। लोडिंग वगैरह सब वहां पर होती है। तो जब हम माल भेजते हैं तो ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड एंट्री बनती है इनवॉइस प्राइस पे, इसकी लोडिंग होगी। की लोडिंग करने के लिए हमें गुड्स एंड टू ब्रांच को डेबिट करके ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, लोडिंग वाली अमाउंट। ऐसी जो माल वापसी आएगा उसकी लोडिंग भी ब्रांच एडजस्टमेंट में होगी। क्लोजिंग स्टॉक की भी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में होगी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे होगी? क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट साइड में होती है तो ब्रांच एडजस्टमेंट हो जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। और बाकी एंट्रीज वही हैं जो मैंने अभी बताई थी। थोड़ा सा जो चेंज है वो आपको बता, एंट्री नंबर 18, क्योंकि हमारा ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन हो रहा है जो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो इक्वल आ जाएगा, सारी चीजें इक्वल आएंगी। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी हम कुछ माल सेलिंग प्राइस की जगह, नॉर्मल सेलिंग प्राइस की जगह कम या ज्यादा में सेल कर रहे हैं। जैसे हमने सोच रखा है 100 रुपए का माल 120 में बेचेंगे, तो हो सकता है 120 की जगह किसी को माल खराब था तो 115 में बेच दिया, या मार्केट में माल की शॉर्टेज थी, डिमांड ज्यादा थी तो 125 में बेच दिया। तो जो कम या ज्यादा में माल बेचा है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। कैसे? यहाँ पर सारा माल 120 में आ रहा है क्योंकि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। यहाँ भी सब कुछ 120 में आ रहा है, लेकिन एक माल 125 में लिख दिया है, तो 5 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा ना डेबिट साइड में। और वो क्या है? प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा। तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? 5 रुपए से यहाँ पर ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो एंट्री नंबर 18, एंट्री नंबर 18 क्या कहती है हमें?
कि अगर हमने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर माल बेचा है तो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, ब्रांच स्टॉक से एडजस्टमेंट। और यही उल्टा काम हो जाए, अगर हमने 120 वाला माल 115 में बेचा तो 5 रुपए जो कम बेचे हैं वो भी हमें एडजस्टमेंट में ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग, जैसे ही हमने माल भेजा हम क्या करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में 20 रुपए लिख देते हैं गुड सेंट के नाम से लोडिंग। इसका मतलब माल भेजते ही हम प्रॉफिट मान लेते हैं हो गया 20 का, लेकिन 20 का प्रॉफिट तो हुआ नहीं, 5 रुपए कम हो गए, तो जो 5 रुपए कम है वो यहाँ लिख देंगे। तो एंट्री क्या हो गई, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। लेकिन क्या होगा, ये माल अगर हमने 90 में बेचा तो कॉस्ट हमारी कितनी थी 100, इनवॉइस प्राइस कितना था 120, लेकिन बेचा 90 में। तो यहाँ जो 30 रुपए का लॉस हुआ, उस 30 रुपए के लॉस में दो लॉस है, एक तो 20 रुपए का प्रॉफिट लोडिंग वाला लॉस और एक 10 रुपए की कॉस्ट का। तो लोडिंग वाला लॉस तो हमारा चला जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट में, और ये जो 10 रुपए की कॉस्ट वाला लॉस है ये जाएगा पीएनएल में, ब्रांच पीएनएल में 10 रुपए का लॉस है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, ब्रांच पीएनएल डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। 19 एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एंट्री हमारी एबनॉर्मल लॉस की भी होती है। अब मान लिया पूरा का पूरा माल खराब हो गया 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, जिसमें 20% लोडिंग है, और वो जो 1000 रुपए की लोडिंग है वो 200 रुपए की, 1000 रुपए की कॉस्ट है और 200 रुपए की लोडिंग है, 1200 रुपए का माल खराब हो गया। तो अब जब 1200 रुपए का माल खराब हो गया तो पूरा 1200 रुपए ट्रांसफर करोगे ना आप, तो हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि लोडिंग हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एडजस्टमेंट में, और कॉस्ट पोर्शन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। ये एबनॉर्मल लॉस के लिए है या रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस के लिए। लेकिन अगर यही हमारा नॉर्मल लॉस हो जाए, तो देखिए नॉर्मल लॉस के केस में क्या रहता है कि हम नॉर्मल लॉस से हमेशा अपने जीपी को कम कर देते हैं। हमारे नॉर्मल लॉस से हमेशा क्या होता है, जीपी कम हो जाता है। अब जीपी तो एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा। अगर हमने स्टॉक नॉर्मल लॉस की हम कभी एंट्री नहीं बनाते, जनरली हम कभी एंट्री नहीं बनाते, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि इस मेथड में हम नॉर्मल लॉस की एंट्री बनाते। क्यों, स्टॉक अकाउंट में अगर आपने नॉर्मल लॉस नहीं लिखा तो स्टॉक अकाउंट का टोटल मैच ही नहीं होगा, और यहाँ से तो हम जीपी निकाल नहीं रहे, पिछले मेथड में निकाल रहे थे तो जीपी पे इफेक्ट आ गया, यहाँ तो फर्क आ जाएगा। तो उस नॉर्मल लॉस को 100% वैल्यू को हम लोग एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट से जीपी इफेक्ट होगा और पूरा इनवॉइस प्राइस प्लस कॉस्ट का से जीपी कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस से हम क्या करते हैं, जीपी कम करते हैं। तो क्या फर्क है, जब एबनॉर्मल लॉस मान लिया 1200 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो हमने एंट्री बनाई ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट 200 रुपए, अगर 200 लोडिंग है इसमें, ब्रांच पीएनएल डेबिट 1000 रुपए टू ब्रांच स्टॉक। लेकिन अगर यही नॉर्मल लॉस होगा, हमारी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 1200। कहने का मतलब है, अगर नॉर्मल लॉस होगा तो हम 100% वैल्यू इनवॉइस प्राइस ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर, सीधा सीधा एडजस्टमेंट में। एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, और अगर सेलिंग प्राइस में रिडक्शन होगा तो भी एबनॉर्मल लॉस के तरीके से एंट्री होगी, अप टू लोडिंग एडजस्टमेंट से कम होगा, और लोडिंग से ज्यादा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है तो वो हमारा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट में जीपी आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर जीपी एडजस्टमेंट से आएगा, तो जीपी को एडजस्टमेंट से पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो बाकी सारी चीजें इस तरीके से रहती है। एक मेथड और होता है इसमें, जो होता है कि हम लोग सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर ना करें, इनवॉइस प्राइस इज नॉट इक्वल टू सेलिंग प्राइस,
इनवॉइस प्राइस इज मोर देन कॉस्ट बट लेस देन सेलिंग प्राइस। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर इनवॉइस मान लिया कॉस्ट है 100, इनवॉइस प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 150, तो यहां क्या फर्क आने वाला है? बस एक फर्क, क्या? हमारा जो स्टॉक अकाउंट होता है, हमें पता है कि जो स्टॉक अकाउंट होता है हमारा, वो कौन सा प्राइस होता है? इनवॉइस प्राइस पे बनता है। तो जब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो वो इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 120, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 120। लेकिन जब हम यहाँ सेल्स ही लिखेंगे, वेदर इट इज कैश सेल, कई बार होता है कैश सेल इस पे और क्रेडिट सेल 150 पे, जो भी है, अगर सेल्स हमने 150 पे लिख दी तो ये मैच नहीं होगा। तो हमें एक अलग से एंट्री बनानी पड़ेगी 30 रुपए की। 30 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचा है ना, तो 30 रुपीज एक्स्ट्रा में हमें याद है सरप्लस की क्या थी? अगर हमने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा माल बेचा हो तो हमने एंट्री बनाई थी ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, उसे ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर हमें नेट सेल की फिगर, सेल माइनस सेल रिटर्न की नेट फिगर में से ये 30 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल कर ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना पड़ेगा। कैसे? मान लिया 20,000 की सेल है, 1,000 रुपए की सेल रिटर्न है, इंटू 30 अपॉन 150 करना पड़ेगा, क्योंकि 150 का सेलिंग प्राइस है और 30 रुपीज ट्रांसफर करना। तो ये अलग से हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, एक स्पेसिफिकली डिफरेंट अलग से ये एक एंट्री खुद से बनानी। प्लस कई बार क्या होता है, ये बोला जाता है कि ब्रांच डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को माल वापस किया, तो उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं? पहले ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को माल वापस किया, फिर ब्रांच ने, तो यहाँ पर ये 150 पे होगा, ये तो 20 पर होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस अलग अलग। तो ये था हमारा डेटर फाइनल अकाउंट एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। मतलब एक डिपेंडेंट ब्रांच थी हमारी जो कंप्लीट हो गई 4 मेथड से, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, डिपेंडेंट ब्रांच को कंप्लीट किया है 4